होते हैं, कितने सेक्शन में डिवाइड होते हैं और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस 38 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। जैसे कि बोला अभी यहाँ पे कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, 5 सेक्शन में। साफ साफ बोल रखा है कि यहाँ पे 5 सेक्शन में डिवाइड होगा क्वेश्चंस। और पहले सेक्शन में 1 से 18 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजंस पे होंगे। सेक्शन बी में 21 से 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो सेक्शन सी में 26 से 31 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। देखो देखो यहाँ पे। और सेक्शन 4 मतलब डी में 32 से 35 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के आएंगे। तो ये जो सेक्शन है बड़ा वेटेज है, 4 ही क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। 4 ही क्वेश्चन मिलकर क्या बन जाएंगे, 20 नंबर के। और लास्ट सेक्शन जो ई है उसमें केस बेस्ड स्टडी आता है, 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के। पेपर है, पेपर क्या है, बेसिक वाला है। देखिए आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू दे रखा है और इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, आप देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कराया गया है। आप देखोगे क्या कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना है, जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं फिर से, कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना है किसका, ए और बी का ना, ए और बी का पूछ रहा है एचसीएफ। किसका पूछ रहा है, ए और बी का। एचसीएफ जब भी आपसे पूछे तो आप कुछ मत करिएगा। आप देखिए 2 तरह का प्राइम नंबर यूज हो रहा है, 2 और 3। तो 2 पे मिनिमम पावर क्या दिख रहा है, 2 पे मिनिमम, दोनों में मिला के किस पे पावर दिख रहा है, 3। तो 2 पे मिनिमम पावर उठा लेना और मल्टीप्लाई लगा देना। अब देखो तीसरा, मतलब तीसरे 3 पे पावर एक बार 10 लिखा गया और 3 पे पावर एक बार क्या लिखा गया, 7 लिखा गया। तो मिनिमम पावर क्या है 3 पे, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, एलसीएम अगर हमसे पूछा होता तो सबसे बड़ा पावर उठाते हैं। 2 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 7, और 3 पे सबसे बड़ा पावर क्या है। तो देखो ये भी ऑप्शन दिया है, दिया कि नहीं दिया है, वो ये ऑप्शन दिया हुआ। लेकिन हमको क्या करना है वो हमको पता होना चाहिए। हमको तो क्या पूछा हमसे, पहले देखिए इसको, एनालिसिस करिए, समझ में आता है तो आंसर बताइएगा हमको। आप एक बार देखिए क्वेश्चन। और एक और चीज, हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 6वें चैप्टर रनिंग में है, तो हम लोग बस उतना ही चैप्टर का करेंगे जो पढ़े हैं। और जैसे जैसे चैप्टर हमारा बढ़ता जाएगा, आप इसी क्वेश्चन पेपर को जब दोबारा लगाओगे तो देखना आपका अप्रोच बहुत बेहतर होता चला जाएगा। चलिए इनका पहला आंसर है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका इसका सी होगा। चलिए ठीक है, अब आप और कोई देना चाहता है आंसर, सी। और कोई आंसर देना चाहता है, देख लीजिएगा एक बार, आप सोच समझ के आंसर करिएगा, इसलिए कि 1 नंबर आपका उड़ा कर ले जाएगा। हमने क्या सीखा है और कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। देखो क्वेश्चन लॉजिकली है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास नहीं था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 क्या है, ऐसा कुछ भी कोई पढ़ाया नहीं था। इसलिए कहने का मतलब है कि आपने डायरेक्टली आंसर करा है, इसलिए कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं पहला केस बताया था कि आपके पास अगर b2 अगर लिखा गया हो, तो पहले केस में बोला गया था कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता था। क्या बोलते थे उसको, यूनिक बोलते थे। क्या बोलते थे, यूनिक। आप दूसरा देखोगे कंडीशन, हमने क्या पढ़ा था कि जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जब हो ऐसा तो क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसा होता था, पैरेलल लाइन। जब ऐसा मिलता था, यूनिक होता था तो लाइन कैसे मिलता था, ऐसे मिलता था। जब नो सॉल्यूशन होता तो लाइन कैसे मिलता था, पैरेलल मिलता था। और तीसरा केस हमने पढ़ा था क्या कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक लाइन जा रही है, उस लाइन को ओवरलैप कर रहा है, और इसको हम बोलते थे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। याद आ रहा है। तो आप देखोगे क्या कि क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कुछ बताया गया है क्या, नहीं बताया गया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑप्शन पहला ही सही होगा। ऑप्शन पहले में तो इज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, और जिसने ऑप्शन पहला लगाया उसका तो पहले ही गलत हो गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा ऑप्शन देखिए आपके पास जो भी ऑप्शन है क्यों गलत है उसका रीजन समझ में आना चाहिए। आप देखोगे अगर तो पहला ऑप्शन अगर ये नहीं है तो यूनिक तो बोल ही नहीं सकते, तो यूनिक वाला तो काम ही खत्म हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो कह रहा था गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि हो सकता है मे बी चांसेस है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है,
तो दो रेशियो मतलब पहले इक्वेशन के a1/a2 और दूसरे इक्वेशन के b1/b2 से मिलकर वैल्यू बराबर हो सकता है, ऐसा बोला है, जो कि नो सॉल्यूशन में भी है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में भी है। तो इसका मतलब है ये कि अगर दूसरे ऑप्शन के लिए बात करें तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगले ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कि द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पूरी तरीके से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं ना है, इक्वल टू c1/c2 तो नहीं दिया है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ही है। इसलिए ऑप्शन डी की तरफ जाए तो क्या बोल रहा है, द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि ये नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। तो इसीलिए ऑप्शन के थ्रू देखोगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर कौन है, डी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला हूं कि गलत होने के चांसेस हमेशा रहेंगे आपके। ये नीड पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको अभी हमको नहीं करना है, इसलिए हमें अभी पढ़ाया नहीं है। तो हम लोग 5 चैप्टर पढ़े और 6वां चैप्टर रनिंग में है, तो वही चैप्टर हम लोग करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, दोबारा जब इसी पेपर को दोबारा करेंगे तो देखेंगे एक बार ऑलरेडी से पहले का क्वेश्चन किए ही है, और दोबारा फिर दोबारा उन क्वेश्चन को करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। मान रहे कि नहीं मान रहे बात को? वैसे मैं बोल रहा हूं कि आज से ही यूज टू में हो जाया जाए कि जब तक जनवरी फरवरी आए तब तक लगे कि बिल्कुल पेपर कुछ है ही नहीं है। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर 3-4 महीने कंसिस्टेंट होकर अगर ऐसा काम कर दिया जाए तो बिल्कुल पेपर पता ही नहीं चलेगा, एकदम इजी लगने लगेगा। देखो नीट और जेईई की जो भी प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो अगर 7 दिन पढ़े, पूरा पेपर जो आता है जिस तरह एकदम पूरे सिलेबस का जो पेपर आता है वो पेपर उनको मिल जाता है। अब उस पेपर में उनको वो क्वेश्चन देखना रहता है जो टॉपिक को पढ़े हैं, तो देखने आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा और हमको कितना इस पेपर से आ रहा है। ये चीज ध्यान रखिए। नंबर आपके पास चौथा करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए वो क्या है, बी है। बहुत अच्छी बात है। और लोग भी देख लीजिए इसका आंसर, देख लीजिए इसका पे लगा के डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हो कि इसका नेचर बताया गया था। अगर आपने क्लास किया होगा स्कूल में, जो मेरे से क्लास किया होंगे उनको तो पूरी तरीके से पता होगा, मैं नेचर बहुत बार बताया हूं। सी होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। बी ऑप्शन ज्यादा, बी ऑप्शन के साथ में जाना चाहूंगा और राहुल के साथ में जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बी है ही नहीं, बी नहीं है इसका मतलब निगेटिव आ जाएगा। नहीं 1 नहीं, 0 कोफिशिएंट मान सकते हो, बी 0 है। देखिए आपके पास, देखिए बी गायब कर दिया है, तो आप बी कहा जबरदस्ती नहीं लेंगे, तो बी अपने मन से कुछ नहीं दे सकते। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया, देखिए यहां पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो जनरल फॉर्म आपको लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए? जनरल फॉर्म। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप किसी चीज को आंसर दे पाओगे। देखो ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x² का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। और c मतलब कांस्टेंट। आप देख पाओगे कि आपका a की वैल्यू क्या है, यहां से a की वैल्यू क्या है? 3 है, और b इसमें है ही नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट है ही नहीं है। जो नहीं होता वो 0 होता है। यहां x का कोफिशिएंट कहीं है, इसमें नहीं है, मतलब b 0 हो गया। और c क्या दिया है? और आपको नेचर बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। देखो इसी बहाने कम से कम हम लोग दोबारा डिस्क्रिमिनेंट को याद तो कर रहे हैं, इसी बहाने कम से कम यूनिक सॉल्यूशन को याद तो किए। तो अगर जो नहीं आएगा उसका तो घर पे रिवीजन नहीं होगा, घर पे नहीं हो पाता है, मैं बता तो रहा हूं। तो आपके क्या बोलोगे कि d = b² माइनस, और b हमारा है ही नहीं है, मतलब b तो 0 हो गया, और a क्या दिया है? 3 दिया है, और c क्या दिया है? 12 दिया है। तो क्या आ जाएगा आंसर, बोलो? 144। और 144 कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? निगेटिव, मतलब हम d लेस देन। और केस में 3 टे लिखवाया था कि याद रखो कि देखो ध्यान से, फिर से बता दो कि जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा, d जब आपका 0 के बराबर होगा, और d जब आपका लेस देन 0 होगा, 3 केसेस बनते हैं इसमें। इसमें रियल आपको मिलेगा, लेकिन x की 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यहां भी रियल मिलेगा, x की दोनों वैल्यू बराबर मिलेगी। यहां नो रियल मिलेगा, मतलब रियल रूट्स आपको नहीं मिलेगा। तो d लेस देन 0 है कि नहीं है? तो क्या बोलेंगे उसको? नो रियल। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो राहुल का कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आंसर। कुछ तो क्वेश्चन आपको पेन भी नहीं चलाना है, आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि 5-7 क्वेश्चन एमसीक्यू के बिना पेन चलाए हो जाएगा। आपको बी गायब दिया और दोनों क्या दिया? प्लस में दिया, तो आपको तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आता तो क्या होता है? नो रियल रूट्स। देखिए यहां पर जो आपके पास ट्राइंगल दिया, वो क्या दिया? एक एबीसी ट्राइंगल है। कंडीशन आप पढ़िएगा क्या कि बोला है कि डी पैरेलल टू बीसी। डी पैरेलल टू बीसी बोलने का इनडायरेक्टली मतलब वो बीपीटी लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? बीपीटी लगाना चाहता है। और आपसे बोल रहा है कि बताइए कौन सा इसमें से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहले अगर कोई भी अगर आप आंसर बोल रहे हैं तो 3 गलत है, क्यों? ये अगर आप जान गए तो आंसर कभी गलत नहीं होगा आपका। मान लो 4 ऑप्शन दिया, चारों तो रेशियो ही लिखा गया, तो क्यों गलत है ये भी तो जानना चाहिए हमको।
अगर ये आइडिया लग गया कि क्यों गलत है तो हमारा ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो पहले ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं 3 कंडीशन में लिखवाया था कि जिस तरीके से इस साइड के रेशियो अगर उठाया होगा उसी तरीके का अगर ऊसर का साइड उठाया होगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। बस इतना ही सोचिएगा। आप देखिए एडी लिया है पहले और उसके बाद क्या लिया है, ए बी लिया है। लेकिन क्या ए लिया है, बिल्कुल लिया है, लेकिन सी ले लिया। इसके बाद ऑप्शन जिस तरह का इस साइड का उठाया होगा वैसे उधर का उठाना चाहिए उसको। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं। एडी लिया है, फिर क्या लिया है, बीडी लिया है, तो वैसे उधर का लेना चाहिए, ए ईसी लेना चाहिए। ए ईसी नहीं लिया है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। एडी देखो दिया है, उसके बाद से ए बी लिया है, दिया है ए बी ना, फिर उधर से क्या लेना चाहिए, ए लेना चाहिए और एसी लेना चाहिए, लेकिन उल्टा लिख दिया है। ए बी ऑप्शन क्या हो गया, तो बचा कौन, हमको देखने की जरूरत नहीं। 12 एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको देखो हर नंबर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहला चीज क्या कि एलसीएम निकालना, ये तो पता चल गया। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये तो हमको पता चल चुका है कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए किन 2 नंबर का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो पहले यहां लिखिएगा एलसीएम, क्या लिखिएगा, और बीच में लिखिएगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, और प्राइम नंबर के साथ साथ एक वर्ड यूज किया, क्या, ऑड। तो ऑड में क्या आएगा, 3 आएगा। 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 2 के बाद जो नंबर आता है 3, 3 एक ऑड नंबर है और साथ साथ प्राइम नंबर भी है। कौन सा होगा, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा बोला ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99। और 3 और 99 का एलसीएम क्या होगा, 99 ही होगा। क्यों, क्योंकि 3 से 99 कट जाता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 6। क्यों बोलते हो 6, क्योंकि 3 से 6 कट जाता है। अगर नहीं कटता तब उसका मल्टीपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर 5 और 4 लिखा होता तो क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं या 5 लिखते हैं, कि 20 लिखते हैं, कि 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना तो 4 से 5 कटेगा तो आप इसका मल्टीपल ले लोगे। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी भी दिया होगा, तुम मल्टीपल करके देखो वही आएगा और तुम्हारा आंसर गलत कर देगा। दे रहा है नहीं दे रहा है, देखो एलसीएम में लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करते ऑप्शन सी दिख रहा होगा और लोग उसको मार के चले आएंगे। इसलिए ऑप्शन बी हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है। ये बात समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, तो देखो क्वेश्चन तो आसानी है, बस आप इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 एक्स की एक वैल्यू 1 रूट दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और दूसरा रूट पूछ रहा है आपसे। अब एक और चीज समझिए, एक्स की 1 रूट देने का मतलब है कि एक्स की इस वैल्यू पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, उसमें एक वैल्यू एक आएगा और दूसरा वैल्यू आपसे पूछ रहा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप तो एक तो तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। सी ऑप्शन, सी होगा, सी सही है। देखिए एक तो तरीका क्या है वो कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, दोनों तरीके बता रहा हूं, ठीक है। पहला मेथड देखिएगा, पहला मेथड क्या है कि अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो पहला काम फैक्टराइजेशन का करिएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो रहा है तो स्प्लिट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये अब बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये बताने लगा जाएगा तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये सब बताने की जरूरत नहीं हमको। x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में अगर माइनस में कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, तो x की यहां से वैल्यू क्या आएगी, 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। तो एक तो दे रखा है क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया है, 3 नहीं दिया, तो हमारा एक आंसर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इतना कुछ मत करिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, आप ये सोचिए कि इसमें कौन सा, इसमें से x का कोई एक वैल्यू रखो जिससे कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मान लो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 19, जो कि नहीं हो पा रहा। अगर 3 रख के देखो तो 3 की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या बन जाएगा, 9 और 4 3 12 और प्लस का 3, तो 9 3 12 माइनस 12 क्या बन गया, 0। और किसी पे 0 नहीं देगा, तो ये भी ऑप्शन लगा के आंसर मार सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। लोग लगा रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल गया। देखिए पहली चीज हम लोग सिमिलरिटी जब पढ़े थे तो हम लोग 4 चीजों के बारे में देखे थे। क्या क्या चीजें,
कि कौन कौन चार ऐसे कौन से कंडीशन है जिससे सिमिलैरिटी बन सकती है। तो पहला कंडीशन एंगल एंगल एंगल, याद होगा सबको। और दूसरा ऐसा कंडीशन था जो था साइड साइड साइड, और तीसरा पढ़े थे साइड एंगल साइड, और चौथा एंगल एंगल। देखोगे ध्यान से आप, इसमें हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन कई बच्चे क्या होता है क्वेश्चन में ये नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। सब क्या पढ़ना भूल जाते हैं? नॉट। और आपको आंसर लगेगा कि यही सही है, मार के चलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। तो तीसरे चौथे ऑप्शन तक जाएगा नहीं वो लड़का, तुरंत आगे आगे मार के चलाएगा। होता है आपका जो दिमाग इस टाइम काम कर रहा है ना, इसका 40% दिमाग कम काम करेगा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के टाइम में। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेशर, इतना बैगेज लेकर जाएंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहले चीज सोचिए, लोगों से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है, तो आप अच्छे से पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हर एक ऑप्शन को अप्रोच करिएगा। अगर मान लीजिए गलती से आपने नोट नहीं भी पढ़ा तो आप ही सोचेंगे अरे साइड एंगल साइड से भी सर क्राइटेरिया सिमिलरिटी बताए थे, साइड साइड से भी बताए थे, और एंगल एंगल से बताए। इसका मतलब 3 तो आंसर इसमें सही है, तो आंसर गलत तो आरएचएस नहीं बताए थे। इसका मतलब फिर दोबारा तुम क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे, इसमें पता चलेगा कि अच्छा इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें सिमिलरिटी नहीं बन सकती है। तो आरएचएस में राइट एंगल से कोई यहां मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस केवल कॉन्ग्रुएंसी में बताया गया था, सिमिलरिटी में नहीं बताया गया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा होगा? तो देखो कुछ क्वेश्चन तो आपके लॉजिकली कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 को जब देखिएगा तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? रियल नंबर का। आपको मैं एक बार दोबारा बता भी देता हूं कि कोई भी इर्रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। और कोई भी इर्रेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी नंबर इसमें जुड़ेगा, चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल खुद को भी अगर इर्रेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाए तब भी वो क्या बनेगा? इर्रेशनल बनेगा। याद रखिएगा, जोड़ा घटाया जाए अगर किसी भी दो इर्रेशनल नंबर को तब भी इर्रेशनल मिलेगा, या अगर कोई भी नंबर लेकर इसके साथ जोड़ोगे तब भी क्या मिलेगा? इसका मतलब 2 + √2 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो क्या एसर्शन सही है? एसर्शन सही है, मतलब एसर्शन हमारा सही है, मतलब ए को ऐसे लिख लिया साइड में कि ये मेरा सही था, ठीक है। इतना जरूर करना। फिर दूसरा रीजन को पढ़ो, कह रहा है कि द सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसा रेशनल नंबर उठाइए जिसमें जीरो ना हो। जीरो भी रेशनल नंबर होता है, याद है कि नहीं याद है? जीरो भी रेशनल नंबर होता है। कह रहा है कि सब रेशनल नंबर उठाइएगा लेकिन उसमें जीरो वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी इनडायरेक्टली वो आपसे बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें जीरो नहीं हो, और उसको किसके साथ जोड़िएगा? इर्रेशनल। तो क्या हमेशा ऑलवेज इर्रेशनल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो रीजन दिया है वो एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझा रहा है कि नहीं रहा? मतलब हमारा रीजन तो सही है ही है, साथ ही साथ ऑप्शन के थ्रू चलते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ऊपर था नीचे था, देखिएगा एक बार। आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। देखिए एसर्शन यहां पे भी सही है, एसर्शन यहां पे भी सही है, लेकिन क्या बोला है? बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए हमारा ज्यादा सही लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब एसर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, साथ ही साथ आर जो है मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसको? एसर्शन को। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए मेरा एप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए ए के साथ जाना चाहेंगे। तो क्वेश्चन में 21 है, क्या बोला आप देखिएगा एक बार। देखिए सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़े थे, क्या उससे बाहर से आया है? क्या नहीं, बाहर से आ ही नहीं सकता। जितना हो सकता था मैं उतना बेहतर बताने का प्रयास किया हूं। हर से देखिए एक लीनियर इक्वेशन का दे रखा है वैल्यू, दो इक्वेशन यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। निकाल लोगे यहां से एक्स वाई की वैल्यू, और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद से आपसे क्या पूछा है? पी की वैल्यू पूछा है। तो जब यहाँ पर एक्स और वाई पुट कर दोगे तो अपने आप पी नहीं निकल जाएगा। देखिएगा मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन मैं किसी को उड़ा दे रहा हूं। एक्स को उड़ा दी कि वाई को? चलो 2x + 4y = 12। और यहां क्या है? 2x है प्लस y है इक्वल्स टू, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो साइन चेंज हो जाता है। 4 में से 3y = 6, तो y बराबर, y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, x भी 2 हो जाएगा।
अगर x और y को पुट कर दिया जाए तो 2 इक्वल्स टू 2p+2 ये होगा, 2 इधर जाएगा, p की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सबका आंसर सही है। देखेंगे तो अभी ये हाल फिलहाल में पढ़ाया गया क्वेश्चन, और आपसे क्या दिया हुआ कि एबीसी ट्राइंगल, और एमसीक्यू में भी इस क्वेश्चन इस तरह का था ही था। कह रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के, किसके पैरेलल है? डी पैरेलल है बीसी के। देखो जब आएगा तो अच्छा लगेगा अपने आप आपको। एडी की वैल्यू कितना दिया है? 3, और क्या दिया है? बीडी की वैल्यू 4, एसी की वैल्यू 14, और क्या पूछ रहा है? ए ही पूछ रहा है। देखो जो आपसे पूछ रहा है उसको लिख लो, जो आपको पूछ रहा है उसको पहले लिख लो। उस साइड ही पूछ रहा है ना आपसे, और वो साइड दिया क्या है? सबसे बड़ा साइड दिया, मतलब 14 दिया है। अब देखना यहाँ पर इधर का जो साइड उठाए थे उसी इधर का साइड उठा लो। क्या उठाओगे? और ये 3 और 4 7, 3 और 4 17 होता है। तो क्या 17 बोल रहा है? तो 7 गुना तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तुरंत 6 बोलेगा। आपसे क्या बोला कि किस दो ट्राइंगल में आपको सिमिलरिटी प्रूव करना है? QSM, किसमें? QSM और PTM, मतलब QSM ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और एक ये वाला ट्राइंगल। दोनों में देखोगे तो यहाँ 90 तो यहाँ 90 हो जाएगा, और 90 हो गया एक वर्टिकल अपोजिट एंगल से, बस एंगल से। देखो 3 नंबर में हमेशा आता है, क्वेश्चन आता है। देखो फिर, और ये इर्रेशनल नंबर के बारे में उसको कितना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वो जानना चाहता है, इसलिए हमेशा देता है क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन तो वाकई में फिक्स है। देखो जहां क्वेश्चन गिवन वहां पे आते हैं, यहां पे गिवन नहीं था, यहां पे भी गिवन नहीं, तो यहां से देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 7 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो, और 3 से फिर 27 को काटोगे तो कितना होगा? 91, और 13 से 91 काटोगे तो क्या आएगा? 7। पैटर्न को पकड़ लिया। देखिए क्वेश्चन बोला कि अगर ये समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे पाएंगे। देखिएगा बोर्ड पे, देखिएगा एक बार क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करिए क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या चाहिए? पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए एक इक्वेशन याद होना चाहिए जो लिखवाया जाता है। देखिए क्या, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा बीटा, यही तो है फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन बनाने के लिए, यही तो है। आपसे क्या बोला है कि जो भी जीरोज इसमें भरा जाएगा, क्या करें? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हिच जीरोज इज रिस्पेक्टिवली क्रमशः ट्वाइस द जीरोज ऑफ इस पॉलिनोमियल्स का। जो भी इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज आएगा उसका पहले ट्वाइस करेंगे। क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे। तो पहले इसका जीरोज निकाला जाए, तो इसका जीरोज पहले निकाल के आया जाए। क्या होगा जीरोज? देखते तो क्या होगा, फैक्टर करो तो 2x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2, 2x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 2, और -1 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 है और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर कर लोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 2, और एक x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 1/। इसको क्या करना है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी जीरोज आएगा, किसका जीरोज आएगा? इसका पॉलिनोमियल्स का जो भी जीरोज आएगा, 2 जीरोज आया उसको क्या करना है? ट्वाइस करना है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना करना है। तो इसमें 2 से गुना करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? पहला जीरोज मैं मान लेता हूं अल्फा है, इसमें किससे गुना करने के लिए बोल रहा है? 2 से। तो क्या बन गया पहला जीरोज, और दूसरा जीरोज हमारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1/2 में 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर अल्फा 4 हो गया है और बीटा 1, तो 5x होगा, और अल्फा बीटा गुणा होगा तो 4 होगा। देखो ये कभी कोई कर पाएगा जो पहले से पढ़ा रहेगा, जो पहले से समझा रहेगा। इसलिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जो भी जीरो आया है उसको दोगुना करने की बात कर रहा है। क्या करने के लिए बात कर रहा है? दोगुना करने के लिए बात कर रहा है। और फिर से एक चीज दी है, एक्स और वाई एक्सिस है। मान लो एक लाइन ऐसे किया होगा और एक लाइन ऐसे किया, तो ये ट्राइंगल वाई एक्सिस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस ट्राइंगल वाई एक्सिस पे बनने वाले कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो बता ले जाओगे नहीं बता ले जाओगे? ये सब क्वेश्चन कराया गया है, घर पे जाके लगाइए। 16 साल पहले क्या है उनकी शादी होती है, तो उस समय अजय नाम का एक लड़का था जिससे शादी हुई जिनकी, उनसे वो 5 साल बड़ा था। अब बोल रहा है कि जो उनका प्रेजेंट एज है उनका रेशियो दिया हुआ 8:9, तो पूछ रहा है
कि उनका उस समय एज क्या रहा होगा जब शादी हुई थी। ठीक है, 16 ईयर एगो ऐसे लिख लेते हैं। लिख लेंगे क्या, 16 ईयर एगो, 16 साल पहले। ठीक है, 16 ईयर हिज वाइफ इज, एक्स एज उसकी वाइफ का था, और अजय का एज कितना था, अपने अपने वाइफ की एज से कितना था, बोलो, 5 साल बड़ा था, एक्स प्लस, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं प्रेजेंट एज में। 16 साल पहले कहानी था। अब मान लो तुमने से पूछे तुम 16 साल पहले कितने साल के थे, तो क्या बोलोगे, थे ही नहीं। तो अब लिखेंगे क्या, प्रेजेंट एज। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इज हिज वाइफ और उसके अजय का। तो वाइफ का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बाबू, एक्स प्लस, ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर पिछले 16 साल पहले एक्स साल की थी, अगर मान लो कोई एक्स मतलब 16 साल पहले 1 साल का था, तो 16 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 17 साल का। तो 16 जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। और उसके अजय का एज कितना हो जाएगा, अजय का एज कितना हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस 21। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड अजय, मतलब वाइफ और अजय का रेशियो कितना दिया है, 8/। तो देखो कि वाइफ का एज क्या है, एक्स प्लस 16, और अजय का एज 8/, 9x होगा, और 16 नवा कितना होता है, 144 होता है। टेबल ओबल याद रखिए, करो जल्दी जल्दी होता उससे। 8x प्लस 21 8 कितना होता है, 168। सही है ना, x को x के पास लेकर आओगे, 144 घटाओगे तो कितना होगा, 4, और 14 में 16 में से 2 गया, 24 साल की कौन रही है, उसकी वाइफ थी उस टाइम, और 29 इयर्स का कौन था, अजय रहा। बस 24 साल की उसकी पत्नी रही जब शादी हुआ 2016 से पहले, इस समय 40 साल की हो चुकी है, कौन, वाइफ। 16 साल पहले 24 की थी, तो अब कितने होगी, 40 साल। समझ में आएगा, बिफोर पे आ गए हम लोग। चेक वेदर द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक और नॉट, बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, होल क्यूब ब्रेक करोगे, और यहाँ पे क्यूब बनेगा, यहाँ भी क्यूब बनेंगे, कट जाएगा। बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बता पाओगे तुम लोग, वो तो है ही है, चेक करके बताना है। अगर हाँ, एक और चीज में पूछा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट भी फाइंड करिए। तो क्वेश्चन बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, आसान वर्जन हो। कितना है वो, कर रहा है कि एक ट्रेन जो ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते, ए और बी की दूरी है 480 किलोमीटर। ए से बी की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, और कर रहा है द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। मान लो यहां से ट्रेन जब चलती थी, ये ट्रेन जब चल रही है तो उसकी स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसकी स्पीड हो गई है कम, कितनी हो गई है, ये तो पुराना वाला स्पीड था, अब नया स्पीड क्या बन गया, पहले वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चल रही है। मान लो पहले अगर चल रही होगी 40 की स्पीड से, तो अब 32 की स्पीड से चल रही होगी। बात समझ में रही है। तो कह रहा है कि जब इससे दूरी तय करता था तो कुछ समय लेता होगा, मान लो इस वाले स्पीड से चलता होगा, इस दूरी को तय करता होगा तो कुछ समय लेता होगा। मान लो ये 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, तो कुछ टाइम तो कहीं ना कहीं लेगा कि नहीं लेगा। जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से समय ज्यादा लगने लगता है। कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो जब भी समय के बारे में बोल रहे तो समय के फॉर्म में लिख लो। समय के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, मान लो T1 है, तो T1 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। एक का स्पीड क्या है, x है, स्पीड है, टाइम तो लिखा गया है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूसरा अगर टाइम निकाला जाए तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड इस बार बदल चुका है, क्या हो गया है, दोनों में कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है ना। पहले समय कुछ ले रहा होगा, मान लो पहले 3 घंटा ले रहा है, या पहले 5 घंटा ले रहा है, तो अब मान लो कितना घंटा ले रहा होगा,
8 घंटा ले रहा है, तो ज्यादा ले रहा है, तुम्हें तो अंतर आ रहा है। इसका स्पीड कम है तो टाइम क्या लेगा? देखो, जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम क्या लेगा? ज्यादा लेगा। और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो टाइम क्या लेगा? कम लेगा। तो x बड़ा है कि x माइनस 8 बड़ा है? x बड़ा है भाई, जाहिर सी बात है, x में से कुछ घट रहा है, x माइनस 8 घट मतलब कुछ भी घटेगा तो और कम होगा कि नहीं? कम होगा। तो ये नंबर देखो, ये घट रहा मतलब समय यहां पे क्या लगेगा? इस अरे उल्टा पुल्टा मत बोलो, यहां पे तुम्हारा स्पीड क्या है? कम है, तो टाइम क्या लेगा? मतलब यहाँ t2 बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया? तो t2 में से किसको घटाओगे? और कितना घंटे का अंतर आ रहा है? बेहुदा कहीं के मारेंगे, इराक से हो जाओगे। 3 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब t2 की जगह पे वैल्यू क्या रखोगे? ये रखोगे। और t1 की जगह वैल्यू क्या रखोगे? ये रखोगे। बस जो भी आंसर है तुम्हारा काम, हम इक्वेशन बना के दे दिए। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है ये हाल फिलहाल में क्वेश्चन में कराया हूं, याद होगा ये। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए अपान में ईसी, ए और एफ अपान में एफ डी। इसका मतलब क्या है कि 2 ट्राइंगल बन रहा है और 2 ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है, ठीक है। ये देखते ही आंसर मार दोगे। और बोला होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। बस करना चाहते हो कि कर दिया जाए? कर लोगे कि बता दे? तुम बताओ, तुम बोल नहीं रहे हो, बता दीजिए। हाँ चलो बता दे। देखो देखो, हाँ बता रहा हूं। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना? ये ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस ट्राइंगल में बोला है क्या कि जो सीबी है वो ईजी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। और जब बीपीटी पढ़े होगे तो बोला गया है कि कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें ट्राइंगल के तीसरे साइड या पहले साइड को अगर पैरेलल कर दे तो बचे हुए 2 साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर हो जाता है। वही चीज यहां लगाना है। ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब ए अपान में क्या लिखोगे? ईसी इक्वल्स टू एजी अपान में जीबी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। कैसे लिखा गया है? तो बीपीटी की वजह से लिखा गया है। और ये लाइन इसके ऊपर पैरेलल वाला यहां लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला लाइन यहां लिख देना और रेशियो लिख देना, एजी अपान जीबी। और क्या लिखोगे? ए एफ अपान में ए बी बीपीटी की वजह से दोनों का रेशियो बराबर है, इसलिए ए अपान ईसी की वैल्यू ए एफ अपान एफ डी के बराबर है, क्योंकि ए एफ और ए जी रेशियो में दिया हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों नहीं, एक और चीज प्रूफ भी करना है इसमें बाबू। इफ ए लाइन ड्रा ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड, कोई बीपीटी तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, बीपीटी आपसे प्रूफ भी करा रहा है, साथ साथ क्वेश्चन भी दिया है। इस एज ग्रुप में कोई भी अपने इंद्रियों बोल ले तो अपने मन पे कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसका यह मतलब है कि इनडायरेक्टली आपको टेस्ट किया जा रहा है, ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है कि देखा जाए कौन कितना बेहतर है। और आपके आज अपने आप को जितना बेहतर दिखा सकते हो, दिखाने का मतलब क्या है? अपने इंद्रियों पे काबू करके उतना बेहतर इंसान आप बन जाओगे अपने जीवन में। और जनरली होता नहीं है, 99% बच्चे इसमें अपने आप को कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। इसीलिए सफलता केवल 0.01% लोग में ही आते हैं। इसीलिए तो आप पढ़िए हो, देखिए मैराथन एक लॉन्ग फुट रेस विद डिस्टेंस 42.19 किलोमीटर्स, a road race but distance can be covered on a trail route. The marathons can be completed by running with run walk strategy. मतलब आप दौड़ के करिए, चल के करिए, कैसे भी करिए, कंप्लीट करिए। वैसे ही आपको भी करना है, जैसे भी मन कर वैसे पढ़िए, घुटना घिस दीजिए लेकिन पढ़िए। कह रहा कि द मैराथन कैन बी कंप्लीटली, यहां पर लाइन पढ़िएगा, मैराथन कैन बी कंप्लीटली रन वॉक स्ट्रेटेजी। द मैराथन वाज द ओरिजिनल मॉडर्न ओलंपिक्स इवेंट्स इन 1986, मतलब 1986 से मैराथन ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब उसमें आगे की लिखा गया था, नेहा नाम की एक स्टूडेंट है जो क्लास 10 तक पढ़ती है एंड विशेष टू पार्टिसिपेट इन मैराथन, वो मैराथन में पार्टिसिपेट हिस्सा लेती है और लोग उसको विशेष करते हैं कि अच्छा करे। सी डिसाइडेड टू बिगिन हर प्रैक्टिस, मतलब स्टार्ट करती है अपना प्रैक्टिस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हर रनिंग डिस्टेंस, और धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और अपना डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा पाती है। इन द फर्स्ट वीक she decided 3 किलोमीटर each and increased distance by 2 किलोमीटर each week। मतलब वो पहले डिसाइड करते कि मैं प्रतिदिन पहले 3 किलोमीटर दौड़ूंगी, फिर उसके बाद से प्रति सप्ताह हर सप्ताह 2 किलोमीटर इंक्रीज करूंगी। मतलब 3 किलोमीटर बाद, इस 3 किलोमीटर तो पहले दिन से स्टार्ट की, अब लगातार 6 दिन तक कंसिस्टेंट रहेगी, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ऐसे ही आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए,
जैसे मानिए आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लगाए, 5 क्वेश्चन का आपका स्ट्रेंथ है, तो 5 क्वेश्चन पहले लगाइए कितने दिन तक, 6 दिन तक। जब 5 दिन लगातार 5-5 क्वेश्चन लगाए तो आपको लगा अरे इससे ज्यादा तो मेरा स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, अब 5 से बढ़कर हम जाते हैं 7 पे, 6 पे आते हैं, ठीक है। तो अगले वीक से वो 3 किलोमीटर की जगह पे कितना किलोमीटर दौड़ेगी, 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दौड़ेगी, 5। पहले 3 तो दौड़ ही रही थी, 2 एक्स्ट्रा दौड़ेगी। बात समझ में आ रही है। अगर कुछ नहीं यहां समझ में आए तो नीचे इसकी हिंदी भी दी है, हिंदी भी पढ़ सकते हो। तो 2 किलोमीटर ईच। इफ द सेकेंड वीक सी वुड रन 5 किलोमीटर ईच डे, मतलब अब अगले सप्ताह से पहले 3 दौड़ती थी, अब 2 और इंक्रीज हो गया तो 5 किलोमीटर दौड़ेगी। फिर क्या बोला, थर्ड वीक सी डिसाइडेड रन 7 किलोमीटर ईच डे एंड सो ऑन, ऐसे करके अपना इंक्रीज कर रही है। जैसे एपी नहीं है, एपी वाला क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9, 11, 13 हो गया। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, आपको आइडिया लग गया होगा। और नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 नंबर का एपी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो एक ही साथ देखिए अब क्या करा कि व्हाट डिस्टेंस विल बी नेहा कवर ईच डे ऑफ 8th वीक, 8वें वीक पे जाते जाते कितना किलोमीटर तक दौड़ चुकी होगी। तो बता लो कि पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और ए मतलब एन की वैल्यू 8वां है, तो ए प्लस 7d, ए और डी की वैल्यू पुट करोगे 8वें किलोमीटर तक वैल्यू पता चल जाएगी। हो जाएगी नहीं पता जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाओगे। इन विच वीक वुड बी एबल टू रन 45 किलोमीटर इन ईच डे। अब कह रहा है कि कितने वीक में जाकर 45 किलोमीटर ट्रेवल कर, मतलब कौन से एन पे आके, मतलब कितने सप्ताह, कौन से सप्ताह पे आके 45 किलोमीटर दौड़ जाएगी। तो एन की लास्ट टर्म दिया 45 किलोमीटर मान लो, ठीक है ना, 45 दिया, और ए और डी तुमको पता है, एन निकल जाएगा। फिर क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय नेहा आफ्टर 11th वीक, मतलब एन की वैल्यू दिया है 11, ए और डी तुम्हारे पास पहले ही पता है, तो क्या 11 मतलब 11वें सप्ताह तक जाते जाते कितना किलोमीटर रनिंग की होगी ये नहीं पता चल जाएगा। अब इन दिखा रहा हूं जो गिवन, नहीं इस लाइन का मिलेगा, ये डी पैरेलल टू बीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब यही नहीं पता रहेगा कि डी पैरेलल बीसी होने की वजह से आया है तो आप कैसे बातें लिख पाओगे। ये बात जरूर बोलिएगा, डी पैरेलल टू बीसी एंड एडी अपॉन डी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी बाय बीपीटी, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 1 नंबर 1 मिल गया आपको, एक नंबर मिल गया, कुछ आगे करने नहीं भी करेंगे तब भी। फिर जब इतना लिखेंगे तो उसका आधा मार्क्स मिल गया, मतलब सही से रेशियो उठा कर देंगे तो उसका भी मार्क्स आपको आधा मिल चुका है। और उसके बाद से यहां से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लेते आते तो आधा नंबर और मिल गया, तो टोटल मिलकर कितना मिल जाएगा, आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आधा और आधा 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2। अब इसी का जो अल्टरनेटिव था एमसीक्यू, जो मैं बोला था कि इसको बीपीटी प्रूव कर लो, बीपीटी करें, सिमिलरिटी प्रूव कर लो। देखो मैं नहीं बोल रहा था कि उसको सिमिलरिटी प्रूव कर लो, देखो यहाँ पे तो देखो उसमें करना क्या है, एक एंगल देखो 90 डिग्री है और एक एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से, बस इतना ही 2 लाइन लिख के एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, बस इतने। अब देखो इतने का देखो आधा तुम क्या लिखे हो, ईच एंगल 90 डिग्री का, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल का आधा नंबर और आधा नंबर, बस ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाता है। अगर ये नहीं लिखते लास्ट में तो 1 नंबर कट जाता है, तो सीधे तुमको 1 नंबर मिलता है। तो तुमको आइडिया लग गया ना कि मार्क्स कैसे पाना है, ये आइडिया लग गया ना। अब ये स्ट्रेटेजी भी तुम लोग किसी को बताना मत जो आया नहीं है सब, ठीक है।